80 में से 40 बनाना है, तो आज हम लोग 40 प्रश्न बनाएंगे। इससे पहले हम एक क्लास लाए थे, जो आप लोग को जिन जिनको छूटा होगा अपना देख लीजिएगा, कैसे 100 क्वेश्चन से हम लोग 50 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। जैसे मैथ का प्रश्न 100 क्वेश्चन है, उसमें हम कैसे 50 स्कोरिंग कर सकते हैं, यानी 100% कैसे उसमें से मार्क्स ला सकते हैं, पीछे क्लास में डिस्कशन दिया जा चुका है, जो बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए साबित होगा, तो जरूर उसको देखें। चलिए अब आगे देखते हैं। आज द 10 मिनट शो में सोशल साइंस के कुछ प्रश्न पर चर्चा करते हैं, देखते हैं क्या है हो रहा है। निम्नलिखित में कौन अजैविक संसाधन है? तो संसाधन दो को होता है, एक जैविक और एक अजैविक। जो जीवों से संसाधन हमें प्राप्त होता है उसे जैविक कहते हैं, जैसे कोयला भी हो गया, पेट्रोलियम पदार्थ हो गया, मानव पक्षी नदी छोड़ दीजिए, मानव पक्षी पेड़, ये सब जैविक। और जो नदी है वो जैविक संसाधन में कर सकते हैं। तो हमारे लिए ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? सी। अगला क्वेश्चन है, रेंगूर किसे कहते हैं? अब मिट्टी आप लोग जानते हैं, मिट्टी लाल मिट्टी भी होता है, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। चलिए बात करते हैं रेंगूर मिट्टी। रेंगूर मिट्टी को हम लोग कपासी मिट्टी या काली मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? काली मिट्टी, कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ देखते हैं। हाँ, जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार का होता है, एक होता है खादर और एक होता है बांगर। जलोढ़ मिट्टी जो होता है दोस्तों, बहुत ज्यादा प्रश्न पूछता है, जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं? तो जलोढ़ मिट्टी जो होता है हमारा दो प्रकार का होता है, एक खादर एक बांगर। अब बात आता है खादर क्या होता है। तो खादर जो होता है वो नदियों द्वारा जो नया मिट्टी और छेपन करके लाया रहता है, या कभी जैसे बिहार में भी बाढ़ है, तो जो बाढ़ से जो पानी के साथ साथ मिट्टी बह के आती है, जहां पानी का बहाव कम हो जाता है वहां जो मिट्टी नया जमा हो जाता है उसे हम जलोढ़ मिट्टी का पहला भाग कह सकते हैं, खादर है। और जो वही भूमि जो पुराना रह जाता बच जाता है, ये पुराना हो जाता है, उसी को हम लोग बांगर कहते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए, काली मिट्टी, कपासी मिट्टी या रेंगून मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका ऑप्शन सही होगा काली मिट्टी। ये जितना बताया गया है ये सब प्रश्न आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन के बाद दूसरा, दूसरा के बाद अब तीसरा बात करते हैं, शरावती नदी घाटी कोयना कहाँ अवस्थित है? तो शरावती जो है दोस्तों वह कर्नाटक में अवस्थित है। ठीक है। अब बिहार दिया है, तो बिहार में कोसी नदी घाटी कोयना है, जो सबको जानते हैं। कोसी नदी से यहाँ की बाढ़ आया है सबसे ज्यादा, और दूसरा गंडक से और बागमती। उत्तर प्रदेश में कौन है? तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों है रिहान। रिहान नदी पर रिहान घाटी नदी कोयना है। अब तमिलनाडु की बात किया जाए तो तमिलनाडु में कावेरी नदी पर है मेटूर बांध परियोजना। ठीक है। अगला बढ़ते हैं। भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका हुआ है? भारत का कितना प्रतिशत भाग जो है वन से ढका हुआ है मित्रों? तो ऐसे तो अनुमान लगाया जाता है कि जितना देश का जमीन है, वो जमीन में कम से कम 33% में वन होना जरूरी है। लेकिन हमारे पास अभी आंकड़े जो उपलब्ध है वो है, या जो भी वन है हमारे पास, जो भारत में पूरा भूमि पर जितना भाग है वन का, वो है 24.62% है। क्या याद रखिएगा? 24.62% है। यही बिहार की बात किया जाए तो बिहार के देखा जाए तो 7.74% है। तो दोनों याद रखिएगा, बिहार का कहे तो 7.74% है, और वही देश की बात की जाए तो 24.62% है। आगे कह रहा है, नहरकटिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये असम में है। ये जो होता है डिब्रूगढ़ में स्थित है नहरकटिया। नहरकटिया जो है डिब्रूगढ़ में है, डिब्रूगढ़ असम में है, सबको जानते हैं। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? तो प्रथम राष्ट्रीय जल नीति तो अपनाई गई थी 1987 में, फिर दूसरा 2002 में, तब 2012 में। याद रखिएगा 3 डेट। 2002, 1987 में पहला, दूसरा आया 2002 और तीसरा आया 2012 में दोस्तों। अपना ये भी याद रखिएगा। ठीक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बिहार में किस वर्ष सबसे भयंकर भूकंप आया था? बिहार में किस वर्ष? तो 1934 में सबसे ज्यादा भयंकर भूकंप आया था। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये जो भी प्रश्न हम लोग चर्चा कर रहे हैं ये सब 2025 के एग्जाम में आप लोग को बहुत समझिए कि खाना जितना जिंदगी में खाना इंपॉर्टेंट है, वो खाना के बाद हम लोग को दवा और वेस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार का ये 10 मिनट शो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक। बहुत सा बेसिक बातें बताई जाएगी, बहुत सा ऐसा होगा जब फिर सुन के याद हो जाएगा। ठीक। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन
निम्नलिखित में कहाँ ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थित है? तो बरौनी में भी है, कहलगांव में भी है, कांटी में है, इसलिए गांधी जी वैसे भी हम लोग के पास, हम लोग सारण के हैं, छपरा जिला के हैं, तो छपरा जिला के ज्यादा कर हम लोग का यहाँ कांटी से ही विद्युत आता है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, गोपाल कृष्ण गोखले। यह महात्मा गांधी जी को बोले थे कि पहले भारत दर्शन कीजिए, यानी पूरे भारत घूमिए, अब सब भारतीय लोगों की मजबूरी समझिए और स्थिति देखिए, अब तब जाके बोलिए। निम्नलिखित में कौन सा मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? मित्र राष्ट्र में देखिए, अब सबको जानते हैं आप लोग कि जब आप लोग पढ़े होंगे, हिस्ट्री वगैरह पढ़े होंगे, तो उसमें प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध में जब देश में युद्ध हुआ था, तो उसमें उस समय पूरा विश्व का जो देश है वो दो खेमों में बट गया था, एक धुरी राष्ट्र और एक मित्र राष्ट्र। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है मित्र राष्ट्र में कौन था? तो ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका, ये सब था मित्र राष्ट्र में। और जर्मनी, इटली, जापान, ये सब था आप लोग का धुरी राष्ट्र में। दो हो गया। ये भी एक कारण था, दो गुटों में बढ़ जाना ही एक कारण था। अगर जब पूछे कि प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या है, तो ये कारण ये भी लिख सकते हैं, पूरे दुनिया के दो खेमों में बढ़ जाना, एक ये भी कारण हो सकता है। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में किया गया था? तो संवाद कौमुदी जो है एक बांग्ला भाषा में प्रकाशित जो था वह साप्ताहिक पत्रिका था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय समाचार के मुक्तिदाता के रूप में चार्ल्स मेककॉफ को माना जाता है। यही पत्रकारों को मुक्तिदाता का मतलब मुक्त किए थे कि स्वतंत्र आप लोग छापिए बेफिक्र, जिस भाषा में मन करे उस भाषा में। इनका कार्यकाल था, ये भारत का गवर्नर जनरल बने थे 1835 से 36 के बीच तक। रक्त और लौह की नीति के संबंध में बिस्मार्क की भूमिका है। बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? तो ये था आप लोग का ऑस्ट्रेलिया। ब्रेस्ट लिटवास की संधि किन देशों के बीच में हुआ था? तो ब्रेस्ट लिटवास की संधि जो हुआ था वह हुआ था रूस और जर्मन के बीच में। ये भी इंपॉर्टेंट है। आप लोग ये भली बात ही जान रहे हैं कि ये IIT का एग्जाम तो है नहीं कि हमेशा क्वेश्चन बदलते रहेगा। ये तो 10th का एग्जाम है, क्वेश्चन बार बार रिपीट करते रहता है। बढ़िया से देखिए, समझिए, कम से कम एक बार दो बार देखिएगा तो दिमाग में रहेगा। 10 मिनट में तो हम लोग का ये खत्म हो जाता है। 10 मिनट देखने में कौन सा समय लगेगा, 10 मिनट में काम खत्म, रिवीजन होते रहेगा। 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना था? तो देख लीजिए, जर्मनी का 18 जनवरी 1871 में बना था। अगला, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? तो इंदिरा गांधी नहर जो है राजस्थान में स्थित है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अब ये रोहिला जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, वह है हिमाचल प्रदेश। भारत किस खनिज में? अब आप लोग को बता दे रहे हैं कि यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश का दिया है। पश्चिम बंगाल का सुंदरबन डेल्टा के साथ साथ और भी तमिलनाडु, असम, ये सब में जहां जहां राष्ट्रीय उद्यान है उसका जरूर लिस्ट बना लीजिएगा। यानी भारत में मुख्यतः जितना राष्ट्रीय उद्यान है उसको एक बार देख लीजिएगा। पूछते हुए करता है, भारत किस खनिज के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है? तो अब्रक है। अब्रक में हम लोग विश्व में प्रथम स्थान रखते हैं, मैग्नीज में छठा। छठा इसमें इसमें आप लोग का होता है पांचवा। इसमें अगर ये देखा जाए तो 30वां के आसपास है हम लोग। अब्रक में प्रथम स्थान है, तो ये सब याद रखिएगा। अच्छा, अब यहाँ बात आ गया बैक्साइड। बैक्साइड से हम लोग को एल्युमिनियम प्राप्त होता है। दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? दामोदर घाटी परियोजना जो है वह है आप लोग का झारखंड में। अब ये दामोदर नदी जो है वह कहाँ जाके मिलती है? ये मिलती है बंगाल के खाड़ी में जाके गिरती है। ये नदी जो है ये जाके हुगली नदी में मिल जाती है, और हुगली नदी में मिलने के बाद बंगाल के खाड़ी में गिरती है और ये निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन महाराष्ट्र है, बस दूसरा का ऑप्शन। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो मार दीजिए।
भद्रावती। अब आप लोग का सवाल है कि भद्रावती जो है ये किस राज्य में है, इसका जरूर आप लोग कमेंट्स करिएगा। कौन सा शिप यार्ड भारत के लिए युद्ध पोत बनाता है? तो इनमें से देखा जाए तो कोई नहीं। युद्ध पोत बनाता है कोचिन शिप यार्ड। कौन सा आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्र में प्रमुख है? तो कौन सा आर्थिक क्रिया मतलब जो भी है काम उसको 3 स्टेप में बांटा गया है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। प्रथम में होता है कृषि, कृषि के साथ साथ आता है हम लोग का मवेशी पालन और मछली पालन, ये सब आता है। तो गांव में सबसे ज्यादा तो आप लोग को मिलेगा प्राथमिक ही क्रिया, द्वितीय क्रिया फैक्ट्री उद्योग हो जो कच्चा माल से संबंधित हो, तृतीय उद्योग सेवा क्षेत्र माना जाता है। तो गांव में आप लोग भी बताइए सबसे ज्यादा क्या मिलता है? प्राथमिक क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र में को सबसे ज्यादा कम लाभ हुआ? तो सबसे कम लाभ हुआ कृषि को ही लाभ कम हुआ। बाकी तो फल फूल रहा है वैश्वीकरण से, कृषि का ही तनी बड़ी देरी से विकास हुआ। दिनार किस देश की मुद्रा है? सऊदी अरब, ईरान का रियाल, इराक का भी दिनारे है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 2007 से 12। ठीक है, ये है 9वीं। पहला वाला ये है 9वीं। आगे बढ़ते हैं। ई है 10वां। ई है आप लोग का 5 गुना दूर दीजिए 12वां। गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं? ये तो सेवा क्षेत्र में है, ये तो द्वितीय क्षेत्र में है, लेकिन हम लोग अक्सर देखते हैं तो ये सब सेवा क्षेत्र में आता है, लोगों के सेवा के काम आता है। आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज को लाभ होता है, सभी वर्गों के जीवन स्तर पर ऊंचा कहलाती है, यह देखना है समावेशी विकास। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार किया था? तो ये योजना आयोग ने तैयार किया था दोस्तों। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। द्वितीय क्षेत्र का डैश नाम से भी जाना जाता है। कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र ये प्रथमा, ये द्वितीय, ये तृतीय। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्न में से किसने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति। कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थलीय शासन का से संबंधित है? तो ये है हम लोग का 74वां पुश डे। कब हुआ था? 1993 में। 72वां 1992 में। 73वां भी 1992 में हुआ था। चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? उत्तराखंड से। आपातकाल की घोषणा कौन करता है? आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? संघात्मक शासन व्यवस्था जो है स्विट्जरलैंड नहीं है कि चीन में नहीं है, तो संघात्मक शासन व्यवस्था चीन में नहीं। भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है? जनता दल, राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। निम्न में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? स्विट्जरलैंड में है। मान लीजिए। लास्ट और अंतिम प्रश्न है। किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है? इसमें किसका ऑफर सबसे ज्यादा मिलता है दोस्तों? तो इसमें सबसे ज्यादा मिलता है समानता, स्वतंत्रता, जनमत, मतभेदों के सामंजस्य, इनमें से सभी सब सीट इसमें मिलता है। लोकतंत्र में सारा ऑफर मिलता है आप लोगों को। ठीक, इसी के साथ द 10 मिनट्स हुआ समाप्त हुआ। फिर अगला क्लास अगले कोई सब्जेक्ट के साथ लाया जाएगा 40 प्लस 50 प्लस के साथ। इसी के साथ विदा दीजिए दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।